Hello friends, this is Parveen Solanki from PH of College. Friends, today we are going to discuss something about proposal, proposal and acceptance and the rules for a valid proposal and acceptance. My dear friends, proposal means when one person signifies to the another his willingness to do or abstain from doing something with any view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence. He is said to make a proposal. फ्रेंड्स, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपना विलिंगनेस या अपनी इच्छा जाहिर करता है कुछ करने या कुछ करने से रोकने के लिए, ओके, और उसकी ये इच्छा होती है कि सामने वाला पर्सन भी वही करे जो वो करने के लिए इच्छा जता रहा है, राइट। और ऑफ़र मतलब एक पर्सन जो जो कुछ करना या नहीं करने के लिए इच्छा व्यक्त कर रहा है, सामने वाली जो दूसरी पार्टी है वो भी उसे उसी तरह से उस सेंस में एक्सेप्ट करे, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑफ़र और प्रपोजल। प्रपोजल या ऑफ़र की जो डेफिनेशन है वो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में दी गई है। ओके, सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, ओके, एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है, व्यक्त करता है हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा कुछ करने या कुछ करने से रोकने के लिए, ओके, और उस करने या ना करने की जो खुद की इच्छा होती है उस इच्छा के अंदर जो दूसरी पार्टी है उसकी भी रजामंदी, उसकी भी एक्सेप्टेंस जो है वो चाहने की इच्छा रखता है, राइट। दैट इज़ कॉल्ड एज प्रपोजल। और इसकी डेफिनेशन जो है, इस ऑफ़र की डेफिनेशन जो है वो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के अंदर दी गई है। ना ऐसा पर्सन जो ऑफ़र दे रहा है उसे प्रॉमिसर या ऑफरर कहते हैं, और ऐसा पर्सन जो उस ऑफ़र को एक्सेप्टेंस देने वाला है, मानने वाला है, कबूल करने वाला है, उसे प्रॉमिसी या ऑफरी कहते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। नाउ फ्रेंड्स, एक्सेप्टेंस का जो डेफिनेशन है वो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में दिया गया है, एंड वो डेफिनेशन इस तरह से है, व्हेन द पर्सन to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal, when accepted, it becomes a promise. Section 2 सबसेक्शन बी में इसकी डेफिनेशन दी है प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेंस की। when the person to whom the proposal is made, जब जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया है वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है, जैसा ऑफरर ने ऑफ़र दी है उसके अनुसार जब वो अपनी इच्छा जाहिर करता है तो प्रपोजल क्या कहलाता है, एक्सेप्टेंस कहलाता है। ओके, जो ऑफ़र है उसको कबूल करने वाला मतलब एक्सेप्टेंस देने वाला कहलाता है, एंड द प्रपोजल व्हेन इट इज़ एक्सेप्टेड इट बिकम्स ए प्रॉमिस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसके वैलिड रूल्स क्या हैं। एक प्रपोजल या एक एक्सेप्टेंस को एक ऑफ़र को या एक प्रपोजल को वैलिड होने के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लीगल रूल्स फॉलो होने चाहिए। सबसे पहला जो रूल है वो है द टर्म्स ऑफ एन ऑफ़र मस्ट बी डेफिनेट। जो भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी ऑफ़र देने की वो कैसी होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह की एम्बिग्विटी या कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, सो दैट जो दूसरी पार्टी है वो उसे क्लियरली समझ सके। ओके, देन जो सेकंड पॉइंट है इसका, जो वैलिड प्रपोजल बनने के लिए जो लीगल रूल है वो है एन ऑफर मस्ट कंटेम्पलेट क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशनशिप। एक पर्सन जब ऑफ़र देता है तो उस ऑफ़र को देने के लिए उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका फ्रेंड आपको चाय पे इनवाइट करता है, ओके, कि मेरे घर आप आकर चाय पियो, या कुछ खाने के लिए आपको इनवाइट किया जाता है, और अगर आप कल को वहाँ जाते हो या नहीं जाते हो, दोनों भी सिचुएशन में, चाहे आप उसके घर जाते हो या नहीं जाते हो उसके इनविटेशन के ऊपर, दोनों सिचुएशन के अंदर आपने लीगल रिलेशनशिप करने का इंटेंशन दिखाई नहीं देता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का लीगल रिलेशनशिप नहीं है। कल को सपोज़ आपका फ्रेंड आपके यहाँ पार्टी में नहीं आया
तो भी आप उसके ऊपर सूट नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके और आपके दोस्त के बीच में किसी भी तरह का कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है। ओके, और एक ऑफ़र को वैलिड ऑफ़र होने के लिए क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट लीगल रूल है एक ऑफ़र का या एक प्रपोजल का वैलिड होने के लिए कि एन ऑफ़र मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफ़र कैसी हो सकती है? या तो वर्ड ऑफ माउथ या इन रिटन फॉर्म एक्सप्रेस की जा सकती है, या फिर अपने कंडक्ट या अपने बिहेवियर से इम्प्लाइड भी हो सकती है। ओके, या तो आप रिटन या ओरल फॉर्म में, या तो अपने कंडक्ट या अपने बिहेवियर से एक प्रपोजल को, एक ऑफ़र को रख सकते हो, तो भी वो वैलिड कहलाएगी। फोर्थ पॉइंट लीगल रूल है प्रपोजल का, टू whom मे एन ऑफ़र बी मेड। ऑफ़र किस किस को की जा सकती है? ऑफ़र किसी एक सिंगल पर्सन को, किसी एक ग्रुप को, किसी एक स्पेसिफिक डेफिनेट क्लास ऑफ पर्सन्स को, या पूरे वर्ल्ड को एट लार्ज भी की जा सकती है। ऑफ़र जनरल भी हो सकती है और ऑफ़र स्पेशल भी हो सकती है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एक्स ऑफ़र दे सकते हैं मिस्टर वाई को कि वो अपनी कार 1 लाख में मिस्टर वाई को बेच दें। ओके, नाउ मिस्टर वाई एक डेफिनेट पर्सन है, अमाउंट जो है 1 लाख रुपीज़ की डेफिनेट है। ओके, तो ये एक ऑफ़र का एक एग्जांपल हो सकता है कि ऑफ़र किस किस को की जा सकती है। किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को, डेफिनेट पर्सन को की जा सकती है, या किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को की जा सकती है। ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट लीगल रूल है डिस्टिंक्शन बिटवीन एन ऑफर एंड एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। फ्रेंड्स, ऑफर एंड इन्विटेशन टू एन ऑफर में डिफरेंस होता है। जब बहुत सारी स्टेटमेंट जो ऑफ़र या प्रपोज़ल दिखाई देती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफ़र हो। बहुत बार ऐसे होता है कि वो एक सिंपली इनविटेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी शॉपकीपर को, किसी बिजनेसमैन को अपने अपने ऑर्डर देना है हमें किसी प्रोडक्ट का, तो हम उसको कोटेशन डिमांड करते हैं, राइट? तो हम उसे, उस दुकानदार को डायरेक्ट ऑफ़र नहीं दे रहे हैं कि हम उसका प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं हम, बट उनको क्या मांग रहे हैं? उसका कोटेशन, उसकी प्राइस लिस्ट मांग रहे हैं। अगर हम उसके प्राइसेस को ठीक समझते हैं तो हम उसे अपनी तरफ से ऑफ़र देंगे कि हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र सेम हो। ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र में डिफरेंस है। जब हम कोटेशन मांगते हैं किसी शॉपकीपर के पास, किसी सप्लायर के पास, तो वो हमारा इनविटेशन टू एन ऑफ़र है। हम ऑफ़र से पहले क्या कर रहे हैं? अपना इनविटेशन देने से पहले उसे कोटेशन मांग रहे हैं। अगर हमें उसके प्राइसेस ठीक लगे तो हम अपनी तरफ से ऑफ़र देंगे, और हमारी ऑफ़र अगर उन्हें ठीक लगेगी तो वो अपना प्रोडक्ट हमें सेल करना चाहते हैं, इसकी ऑफ़र हमें दे सकते हैं। तो ऑफ़र और काउंटर ऑफ़र हो सकती है। ओके, सो कैटलॉग्स होते हैं या एडवर्टाइजमेंट्स दी जाती हैं बहुत बार, टेंडर्स वगैरह की जो बिड्स लगाई जाती हैं ना, तो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, ऑक्शंस होते हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं वो इनविटेशन टू एन ऑफ़र होती हैं। ओके, देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो लीगल रूल है वो है एन ऑफ़र एंड एन इनविटेशन फॉर टेंडर। अगेन, जब a person who invites tender for the purchase or sale of the goods does not make an offer। जब एक पर्सन टेंडर के लिए, किसी टेंडर के परचेस या सेल के लिए ऑफ़र करता है, तो वो ऑफ़र नहीं होती है, बल्कि वो इनविटेशन टू ऑफ़र होती है। देन नेक्स्ट लीगल रूल है offer for an insurance. Friends, it is a very important legal rule. Whether a proposal for insurance amounts to an offer or not can best be illustrated by different important cases. A person submitted a proposal form to an insurance company by which he proposed to insure his life with the company. Means, जब एक पर्सन अपनी किसी इंश्योरेंस कंपनी को वो सिलेक्ट करता है और उस कंपनी को वो एक प्रपोजल फॉर्म साइन करके देता है कि मैं आपकी कंपनी में क्या करना चाहता हूँ, आपकी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस खरीदना चाहता हूँ। ओके, तो ये जो पर्सन है जो इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदना चाहता है, वो अपनी ओर से क्या दे रहा है?
प्रपोज़ल का फॉर्म दे रहा है, अगर उस प्रपोज़ल के फॉर्म को इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है और अगर इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट प्रीमियम पे करने के मीन्स उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि नो इंश्योरेंस कैन टेक प्लेस अंटिल द फर्स्ट प्रीमियम इज़ पेड, मतलब इंश्योरेंस कंपनी अपना जो भी टेक है वो क्लियर करती है कि जब तक फर्स्ट प्रीमियम पेड नहीं होता तब तक हम आपकी जो भी कोई आपने ऑफ़र दी है उसका एक्सेप्टेंस हमने दिया है ऐसे आप कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, आफ्टर सम टाइम before the first premium was paid, the company come to know that the person was not keeping good health, and so the company refuses to accept the premium. Then they refuse to abide by its so-called acceptance. The person sued the company which held that there was no contract. The so-called acceptance was in fact a counter proposal, and a company was a liberty to withdraw its counter proposal before it was accepted by the person, that is before the first premium was actually paid. एक फेमस केस है कैनिंग वर्सेस फर्ग्यूहार की. ओके, सो ऑफर फॉर एन इंश्योरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लीगल रूल है. नो इंश्योरेंस टेक प्लेस अंटिल द फर्स्ट प्रीमियम इज पेड. जब तक पहला प्रीमियम इंश्योरेंस का नहीं पे किया जाता तब तक इंश्योरेंस का एक्सेप्टेंस आपको मिला है ऐसे आप कंसिडर नहीं कर सकते. ओके, देन 8th पॉइंट जो है लीगल रूल है, हाउ लॉन्ग डज एन ऑफर रिमेन्स ओपन. एक ऑफर कब तक ओपन रह सकती है? एन ऑफर रिमेन्स ओपन अंटिल इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड. एक ऑफर तब तक ओपन रहती है जब तक उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल जाता. ओके, या तो उसे एक्सेप्ट किया जाए, या तो उसे रिजेक्ट किया जाए, या तो उसे रिवोक किया जाए मतलब तोड़ दिया जाए, या फिर जो टाइम पीरियड है वो लैप्स हो जाए. ओके, इन 4 सिचुएशन के थ्रू जो है ऑफ़र जो है वो क्या हो जाती है, एग्जिस्ट करती है या ख़त्म होती है. वंस द ऑफर हैज़ बीन रिजेक्टेड और रिवोक्ड और लैप्स्ड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. फॉर एग्जाम्पल देखो, एक ऑफ़र कब तक ओपन रह सकती है? एक ऑफ़र तब तक ओपन रह सकती है जब तक उसको किसी ने एक्सेप्टेंस नहीं दे दिया, या किसी ने तो रिजेक्ट, आपने किसी को कुछ ऑफ़र किया है वो उसे या तो मान लेता है या तो रिजेक्ट कर देता है, या फिर उसको टोटली खारिज कर देता है, रिवोक कर देता है, तोड़ देता है, उसको वो मान्य ही नहीं है, या फिर जितने टाइम पीरियड के लिए उसने आपको ऑफ़र दी है वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक शॉप का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है कि कोई सेल है, तो वो सेल कितने दिनों के लिए वैलिड है? 8 दिन. 8 दिन के बाद अगर किसी एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट बताइए कि भाई इस एक्स दिन के दिन पर आप जाओगे और 12 बजे तक आपको के लिए ये ऑफ़र है, उसके बाद अगर आप जाते हो तो वो जो भी कोई ऑफ़र है वो क्या हो जाएगी, उसका टाइम पीरियड ख़त्म होते ही लैप्स हो जाएगी. ओके, तो ऑफ़र कब तक ओपन रहेगी? जब तक किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं कर लिया, या फिर किसी ने रिजेक्ट नहीं कर दिया, या किसी ने उसको खारिज नहीं कर दिया, या फिर उसका टाइम पीरियड लैप्स नहीं हो गया, ख़त्म नहीं हो गया, तब तक वो ऑफ़र सबके लिए ओपन रहती है. एंड नेक्स्ट लीगल रूल है कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफ़र टू द ऑफरी. फ्रेंड्स, जो ऑफरर है उसने अपनी ऑफ़र स्पेसिफिक पर्सन को यानी ऑफरी को ही करनी चाहिए. ओके, सो कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर टू द ऑफरी. टू ब्रिंग एन ऑफर टू बी valid, legal, to bring an offer to the knowledge of the offeree, all terms of the offer must be clearly communicated to the person or persons to whom it is made. जिस पर्सन को हम ऑफ़र कर रहे हैं उस पर्सन को अपनी ऑफ़र के टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कट मेंशन करना ज़रूरी है. किसी भी तरह का अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है, या जिसे हम ऑफ़र दे रहे हैं उस पर्सन तक वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं होती, तो वो जो ऑफ़र है वो वैलिड नहीं कहलाएगी. ये 9 पॉइंट्स जो है वो एक ऑफ़र के वैलिड होने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रोल करती है. फ्रेंड्स, सो इन दिस वे वी हैव सीन what is meant by an offer, and what is meant by an acceptance, and what are the legal rules to become a valid
ऑफर. ओके, ऑफर का मतलब होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा व्यक्त करता है कुछ करने या कुछ करने से रोकने की. ओके, और इसकी जो डेफिनेशन है वो अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में दी गई है. अगेन, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है ऐसा पर्सन, एक जब कोई पर्सन किसी को ऑफ़र दे रहा है तो जिस पर्सन को वो ऑफ़र दी जा रही है और वो उस पर्सन को जिसे एक्सेप्टेंस के लिए ऑफ़र रखी गई है वो एज इट इज़ जब उस प्रपोज़ल को मान्य करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस. ओके, सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में ऑफर की डेफिनेशन है एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी गई है. ओके, एंड सारे जो लीगल इम्पॉर्टेंट रूल्स है एक ऑफर को वैलिड होने के लिए दैट वी हैव डिस्कस्ड. So friends, I hope it's clear to you and you might have understood. Now in our next lecture, we'll see the rest of the things. I hope definitely you will be enjoying this lecture. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.